हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा. दिस इज़ मी पवन वर्मा, योर शॉर्ट टर्म एप्टीट्यूड गाइड. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छा चल रहा होगा आपका नया साल. हाँ, बहुत कुछ बदलाव आया होगा, आई होप सो. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, राइट. तो प्रीवियस ईयर में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं 2022 के पेपर को. इसके बाद 2023 को डिस्कस करेंगे. तो ये जो सेट है, ये सेट नंबर 6 है. इससे पहले मैंने 5 सेट ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, पब्लिश कर दिया है. आप अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी. सबका सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक प्लेलिस्ट अलग से बना है. तो आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, राइट. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है. डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है. इंस्टाग्राम फेसबुक का भी लिंक दिया गया है. तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ से. ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 का जो पेपर हुआ था 2022 में, इसकी डेट थी 2 दिसंबर 2022 का, और 11:45 से 12:45 का पेपर था. तो उसके मैथ्स के, उसके क्वांट के सेक्शन में जो चीज़ें आई थी, हमारा क्या अप्रोच हो सकता है, कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे, राइट. समझेंगे, लर्न करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. हर एक क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से. पहला क्वेश्चन कहता है कि In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid vote. वैलिड वोट का 42% आया डिफीटेड कैंडिडेट को. ठीक है, दो कैंडिडेट थे, तो दो कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को 42% वोट आया वैलिड वोट का. वैलिड वोट पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई 7,68,400. 7,68,400 से उस इलेक्शन को वो हार गया. उस इलेक्शन को वो हार गया, राइट. इफ 82,560 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इतने सारे वोट अगर डिक्लेयर इनवैलिड है, एंड 20% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट दिया ही नहीं, देन द वैलिड इनवैलिड वोट्स वेर व्हाट परसेंटेज, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, ऑफ वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट. इनवैलिड वोट जो है कितने परसेंट है, जो वोट जिन्होंने वोट नहीं किया था उसके परसेंटेज बतानी है. मतलब कह रहा है कि मुझे बताना क्या है कि इनवैलिड वोट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ पीपल हु डिड नॉट गिवन देयर नॉट वोटेड, जिन्होंने वोट नहीं किया. तो ये परसेंटेज आपको बतानी है. तो ये दोनों नंबर आपको पता होना चाहिए. तो मुझे इनवैलिड का तो पता ही है 82,560. नॉट वोटेड का परसेंटेज पता है कि 20% लोगों ने वोट नहीं किया था. तो 20% की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. तो 20% की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जितना शॉर्ट हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे, है ना. हमारा अप्रोच जितना छोटा हो सके वो करेंगे. तो पहले बात में हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर जो हैं, टोटल जो वोटर है मैं मान लेता हूँ कि 100 है, 100% है. 100% में जैसे मैं कह रहा कि यहाँ पे 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो 100 में से 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, और यही नंबर मुझे चाहिए, 20% का ही नंबर चाहिए मुझे, तभी मैं आंसर निकाल पाऊँगा. 82,560 से कंपेयर करूँगा, आंसर निकाल पाऊँगा. अच्छा, 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं की, तो मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने वोट किया, तो मैं बोलूँगा क्या, 80% लोगों ने वोट दिया. अब 80% लोगों ने जिन्होंने वोट दिया, उसमें भी दो कैटेगरी है. उसमें भी क्या दो कैटेगरी है, तो कहेंगे कि सर इसमें एक तो वैलिड वोट वाली कैटेगरी होगी जिन्होंने वोट की, और जिन्होंने इनवैलिड कर दिया वोट को, एक इनवैलिड वाली कैटेगरी होगी. तो इनवैलिड वाला तो नंबर पता ही है, दैट इज़ 82,560. ठीक है, ये पता है. वैलिड में भी क्या कह रहा है कि वैलिड में भी दो कैटेगरी होगी. कैसी कैटेगरी होगी, तो हम कह रहे हैं कि एक तो विनर होगा, एक लूज़र होगा, एक विनर होगा, एक लूज़र होगा. तो यहाँ पे टू कैंडिडेट के बारे में, डिफीटेड कैंडिडेट के बारे में कह रहा है कि ही सिक्योर्ड 42% ऑफ वैलिड वोट. जो भी वैलिड वोट थी, जो भी वैलिड वोट थी, मैं कहता हूँ चलो वैलिड वोट को मैं मान लेता हूँ इस तरीके से कि भाई ये मान लेते हैं कि 100% थी, तो इसमें से 42% इसको आया.
अगर 42% इसको आया है तो मुझे बताइए 100 में से विनर को कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, 100 में से 42 माइनस कर देंगे तो कितना आता है, 58% आ गया। ठीक है, और कह रहा था कि डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय दिस मेनी वोट्स। हार गया कितने वोट से, 7,68,400 वोट से हार गया। तो मैं कह रहा कि यहाँ पे जब देखूँ तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज गैप दिख रही है कितने परसेंट की, तो 16% की गैप दिख रही है, और ये 16% हो जाएगा 7,68,400 के बराबर। बोलो हो जाएगा। तो मेरे को एक 16% की वैल्यू पता चल रही है। अब 16% वैलिड वोट में से पता चल रहा है सर, 80 में से पता नहीं चल रहा, वैलिड जो भी थे उसमें से 16% वैलिड पता चल रहा है। अब चलो, अब क्या कर सकते, तो मैं कह रहा कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि टोटल जो वोटर है, मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं कि 100x थे, उसमें से 20% ऑफ x लोगों ने वोट नहीं किया, 80% ऑफ वोट किया था। ठीक है, 80% ऑफ x लोगों ने वोट किया था, उसमें से इनवैलिड ये थी, वैलिड ये थी। तो मैं अगर ऐसा करूं कि 80% ऑफ जिन्होंने वोटिंग की थी उसमें से इनवैलिड वाले को अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि 80% ऑफ x में से माइनस कर दूं कितना, तो मैं कहता हूं कि 82,560 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये क्या पता चलेगा, आप बताएं कि अब क्या पता चलेगा। तो मैं बोलूँगा सर ये जो पता चलेगा ये वैलिड वोट पता चलेगा, इतना ये पता चलेगा वैलिड वोट। अब वैलिड वोट में से भी कहता है कि 16% की वैल्यू तो ये है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली इस बात को यहाँ बैठा देते हैं कि भाई इसी का वैलिड वोट का अगर मैं 16% निकालूं तो मुझे पता चल रहा है कितना, 7,68,400। अब मुझे ये इक्वेशन मिल गया, मुझे ये एक इक्वेशन मिल गई छोटी सी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूँगा, और मैं अगर 80x की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 20x की भी वैल्यू निकल सकती है आराम से। तो मैं 80x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम 16 से इसको कैंसिल करता हूँ, देखते कटता नहीं है। 16 4 टाइम्स इज 64, कैरी इज 12, 128, 64 का डबल हो गया तो ये 8 टाइम्स कटेगा। उसके बाद 4 तो नहीं कट रहा, 0 आ जाएगा, 32 कटेगा 2 टाइम्स, 80 कटेगा 5 टाइम्स, यानी कि 16 से ये कट रहा है, दिखाई दे रहा ना आपको, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं इस 100 को इधर लेके चला जाऊं तो मेरे पास बच के आएगा क्या, मेरे पास बच के आएगा 80x माइनस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ तो लिख के करता है। ये 100 को इधर लेके जाते हैं तो 4802,500 आ गया। इसको इधर लाके ऐड करते हैं तो 80x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते समय मुझे ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ये है 2,500 और ये है 82,000। तो 82,000 में 2,000 जोड़ेंगे 84, 8560, यानी कि 85,060 और ये हो जाएगा 48, यानी कि 80x की वैल्यू मुझे निकल के आ गई। कैलकुलेशन देखो करना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा। अब 80x की वैल्यू निकल गई तो क्या 20x, यानी कि जो जिन्होंने वोट नहीं किया था, मुझे तो वही नंबर पता करना है ना, जिन्होंने वोट नहीं किया था उसका नंबर अगर निकालूँ तो 20x, यानी कि डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। इसको डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 1 2 2 1, कैरी इज़ 1, यानी कि 2 टाइम्स, 26 इज 6 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, यानी कि जिन्होंने वोट नहीं किया था उसका नंबर है 12,21,265 और जिन्होंने इनवैलिड वोट किया था वो है 82,560। तो मुझे बताना है कि दिस नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर, यही तो बताना था कि देन इनवैलिड वोट इज व्हाट परसेंट ऑफ वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट। तो इतने लोगों ने वोट नहीं किया, तो मुझे ये बताना है। तो चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मैं ये जगह को थोड़ा साफ कर लेता हूँ। मेरे को पता है कि मुझे बताना है कि 86,560 इज़ व्हाट, मुझे ये बताना है कि 82,560 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस वन, यानी कि 12, 21, 265। नंबर को रीड करें तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 100 को यहीं लिख दे रहा हूँ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये है कितना, ये नंबर को रीड कीजिए थोड़ा सा, नंबर को कैलकुलेशन करने से पहले मैं ऑप्शन के थ्रू भी जा सकता हूँ। तो मैं कह रहा 12,20,000 यानी कि 12 लाख के आसपास है। ये कितना है, ये है 82,56,000। तो 12 लाख का कितना गुना होगा बताइए पहले तो, कितना अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम्स जा सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ 12 लाख का 6 गुना अगर जाऊँ तो 72 लाख आएगा। अगर मैं इसका 6 गुना जाऊँगा तो 72 लाख आएगा, 7 गुना जाऊँगा तो 84 लाख आ जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, राइट, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 के साथ कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 4 के साथ मैं चला जाऊँगा। मैं पूरा कैलकुलेशन क्यों करूँ जब मैं देख रहा हूँ कि सारे नंबर अलग अलग हैं मेरे पास। तो ये 6 टाइम्स 72 लाख जाएगा। अगर मैं 12 लाख का 7 टाइम्स जाता हूँ तो 84 लाख चला जाएगा। तो 84 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं ऑप्शन 4 के साथ चला जाऊँगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। समझ आया, थोड़ा सा था, समझना था, बस चीज़ें थोड़ी घुमा के दी गई थी, परसेंटेज पूछा गया था तो थोड़ा सा समझना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रही है, कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 24, साइड कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे साइड बराबर हो गए, कह रहा है कि साइड इज़ 24, इक्विलेटरल मतलब सारे साइड तो बराबर होते ही होते हैं। तो देन व्हाट इज़ द एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या कहता है, ये आपको फॉर्मूला बेस हो गया। तो आपको याद होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होती है √3/4 साइड स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप इस पर। मैं कह रहा कि √3/4 साइड है 24, साइड है 24 × 24, 4 से कैंसिल किया तो ये 6, 24 6 टाइम्स हो जाता है 144, 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ऑप्शन 4 हमारा इजी क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग चार्ट, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द चार्ट शोज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस P1 P2 P3 इन डिफरेंट ड्रग्स ABCD। मतलब ABCD अलग अलग दवाइयां हैं, राइट, और इसमें सब्सटेंस यूज किया गया है P1 P2 P3। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि विच सब्सटेंस इज आर मोस्ट यूज इन द टर्म, मोस्ट यहाँ छूट गया है यार, यहाँ पे होगा मोस्ट, ठीक है। ज़्यादा कौन सा सब्सटेंस, विच सब्सटेंस इज आर मोस्ट यूज इन टर्म ऑफ क्वांटिटी इन ऑल द ड्रग्स, कौन सा सब्सटेंस है जो ज़्यादा यूज हुआ है। बस ये एक वर्ड मिस हो गया टाइपिंग में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि ड्रग ए यानी कि दवाई ए है तो सब्सटेंस P1 P2 P3, दिस इज P1 P2 P3, कितना कितना यूज़ हो रहा है mg में दिया गया है, हाँ मिलीग्राम में दिया गया। तो आपको पता करना है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा यूज़ हुआ है इंक्लूडिंग ऑल इन ऑल द ड्रग्स। तो मैं कहता हूँ P1 कितना यूज़ हुआ है, तो मैं P1 की बात करूँ यानी ब्लू वाली P1 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए, 6 + 4 10 13 18, P1 यूज़ हुआ है 18 mg, ठीक है। उसी तरीके से P2 का भी कैलकुलेशन करके देखें कि P2 कितना यूज़ हुआ है। तो P2 हो गया ऑरेंज वाला, यानी कि यहाँ पे 4 5 3 और 3 3 3 6 4 10 5 15 15। वैसे ही आप P3 की भी वैल्यू देखिए कि P3 कितना यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे P3 की बात करें तो यहाँ पे यूज़ हुआ है 4 5 3 4 4 5 3 4, यानी कि 4 5 9 3 12 + 4 इज 16। अब बताइए कि तीनों में से कौन सा ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो आप बोलेंगे ऑप्शन 4 सर P1 ज़्यादा यूज़ हुआ है, राइट। इजी रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो आती है ना वो इजी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n natural number, the weight being corresponding numbers। ओके, n natural numbers है, उसका अरिथमेटिक वेटेड अरिथमेटिक मीन बतानी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि फर्स्ट n नंबर, मैं कह रहा हूँ कि नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके, कहाँ तक है तो n तक है। अब इसका वेटेड अरिथमेटिक मीन बतानी है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या कहता है,
मैं कह रहा कि पहले तो अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड एवरेज मीन मतलब हो गया एवरेज, तो मैं कहता कि वेटेड, आप समझना इस चीज़ को, कुछ नहीं है, अरिथमेटिक मीन कह रहा है, तो मैं इसमें अगर फॉर्मूले के बेसिस पे बात करूं तो आपको बताना है समेशन ऑफ वेट एंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अरिथमेटिक मीन उसका वेट, सम ऑफ वेट एंड सम ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म, समेशन ऑफ वेट एंड समेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय समेशन ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, अरे यार, ठीक है, समेशन ऑफ वेट टोटल कितना है, यही वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालनी है। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखूं तो मैं कहता हूं कि वेट का एवरेज निकालना है, तो वेट का एवरेज निकालना है तो जितने भी टर्म्स हैं उसका वेट लेना पड़ेगा, है ना, सारे का वेट लेना पड़ेगा, एंड मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है, हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे करना है समझ लेते हैं। हमें पहले बोला गया है कि फाइंड द वेटेड मीन, तो मैं कहता हूँ कि अरिथमेटिक मीन का अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मेरे पास जो नंबर्स हैं, कितने सारे नंबर्स हैं, तो मैं कह रहा कि 1 और 1 का वेट मान लेते हैं 1 है, ठीक है, फिर बोलते हैं 2 का वेट 2, 3 है, 3 का वेट 3 है, ऐसे करके हम जा रहे हैं। तो n और n का वेट n है, डिवाइडेड बाय अगर करें तो हम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके चलते जाएंगे और n तक जाएंगे। ये करना है आपको, ये चीज़ करनी है आपको। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होगी, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन की बात करें तो यहाँ पे आप अगर देखो तो कह रहा है क्या, आप देखेंगे 1² + 2² + 3² ऐसे करके जाना है, कहाँ तक जाना है, n² तक। और नीचे में अगर देखोगे तो नीचे में कह रहा है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल l, यानी कि 1 + 2 + 3 + ऐसे करके जाना है। तो अगर इसका नीचे में देखो तो सिंपल सा 1 2 3 ऐसे करके है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या फार्मूला यूज़ करोगे तुम, कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे तुम, तो मैं कहता हूँ कि इसको अगर मैं फार्मूला लिखते हैं तो हम कह रहे हैं कि पहले सम ऑफ स्क्वायर्स का लिख सकते हैं हम फार्मूला। सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, n × n + 1 और 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय, ये अगर देखें तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर कहता क्या है, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। आप इस पर सॉल्व करोगे, इसको अगर मैं अच्छे से लिखता तो थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, हाँ जी, अरे यार चलो ठीक है, हम इसी पे करने की कोशिश करते हैं, हम इसी पे इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आपको पहले कह रहा है कि यहाँ पे भी मिटा दे रहा हूँ, आपको कह रहा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, पहले तो वेट, एक का वेट 1 है, 2 का वेट 2 है, n का वेट n है, तो मैं अगर वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालूँ तो मुझे दिख रहा है स्क्वायर का सम करना है, तो मैं लिखता हूँ n × n + 1 एंड देन 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। इसकी बात करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो उस पर आप लगाओगे तो क्या लगाओगे, तो यहाँ पे लगाओगे n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को कैलकुलेट करो, देखो यही आंसर में आपको दिया गया है। आप अगर देखोगे तो 2 से 3 टाइम्स कट जाएगी, ये 2 से 3 टाइम्स ये कट गया, और n कट गया, और n कट गया, n + 1 कट गया, तो मेरे पास क्या आया, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यही आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। मतलब आप देखोगे तो आपको सिंपल यही पूछा गया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसी को इस लैंग्वेज में लिखा गया है कि एक का वेट 1 है, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन बताइए n नेचुरल नंबर्स का। तो मैंने पूरी बात बताने की कोशिश करी है, अगर आप पढ़े हैं तो आपको समझ आएगी, नहीं तो फिर ठीक है, आप जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, सर नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊँगा तब आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ 10,24,000 इनहैबिटेंट
इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम, 2.5% हर साल बढ़ती है, फाइंड द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट एट द एंड ऑफ ईयर 3। टोटल बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है, टोटल बतानी है कि पहले तो 10,24,000 लोग थे, अब 2.5% करके हर साल इंक्रीज़ होती है, मतलब मैं कहता हूँ कि 100% था तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि 2.5% बढ़ेगा, ठीक है, तो 2.5% बढ़ेगा तो 100 + 2.5 यानी कि 102.5% होगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर इसका 102.5% होगा, तो इसी तरीके से बढ़ेगा 3 साल तक। तो अब इसको फ्रैक्शन में लिखो या परसेंटेज में ऐसे लिख सकते हो। तो मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो मुझे पता है कि 25% 1/4 होता है, तो 2.5% अगर देखोगे तो 1/40 होता है, यानी कि 40 में 1 इंक्रीज़ करेगा, तो 40 में 1 इंक्रीज़ करेगा तो 41 होगा, 41/40। और 3 साल के बाद चीज़ें पूछी जा रही है, तो 3 साल तक आपको ये करना है 41/40। अब इससे कैलकुलेशन करो, अब इससे कैलकुलेशन करो तो कह रहे हैं कि 3 जीरो यहाँ पे दिख रहा है तो वो तो कट ही जाएगी, वेरी गुड। और 4 × 4 × 4 64, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 × 32 होता है, यहाँ पे 64 लिखा गया है, तो कितना आएगा बताओ। मैं अगर इसको देखता हूँ तो ये 64 होता है और ये होता है 32 × 32, तो 64 अगर ये है तो ये कटेगी 2 टाइम्स और ये कटेगी 16 टाइम्स। मेरे पास रह गया 16 × 41 × 41 × 41। अब सोचोगे कि सर डिजिटल सम लगा लेते हैं, तो डिजिटल सम लगाने के लिए आप अगर देखते हो, दिस इज 7, दिस इज 5, 5, 5, 5 क्यूब इज 625, 625 का मतलब होता है 625 का मतलब 7 और 6, 7 और 6 13, मतलब 4 और 7 और 28, 28 का मतलब 1, डिजिटल सम 1 आ रहा है। देखो तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 6 3 9, 7 2 9 और ये आ गया 2, फिर कह रहा है 6 3 9 7 2, ये भी आ गया 2। हमारा डिजिटल सम सही आया है, दिस इज 7, दिस इज 5 5 5, 5 25। अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया रे भाई, मैंने 25 का ये लिख दिया, ये 125 होता है, तो 5 2 7 1 8, 8 और 7 मतलब 56, 56 मतलब हो गया 11 मतलब 2, तो 2 और 2 तो 2 ऑप्शन में मिल गए, तो डिजिटल सम नहीं लगेंगे मेरे, डिजिटल सम नहीं लगेगा। फिर 2 ऑप्शन मिल गया ना, किसको टिक करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ओके मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं अगर देखूं, आप अगर ऐसे भी सोचो कि ये तो 4 × 4 दिख रहा है ना, तो अगर 2 ऑप्शन दिख रहा है, 4 से डिविजिबल कौन कौन सा है, तो 4 से डिविजिबल 36 है, 36 है, 40 है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 4 से अगर डिवाइड करते हो तो 2 बार 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 बारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ऐसे करके चेक कर सकते हो, या तो फिर सब मल्टीप्लाई कर दो। मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 41 का स्क्वायर हो गया 1681, मल्टीप्लाई विथ 41 × 16 ये करनी है। तो मैं वापस से 41 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 41 1 टाइम इज 41, कैरी 4, 41 8 टाइम्स इज 328, 320 332, 33 कैरी, 41 6 टाइम्स इज 246, 246 276 279, 27 कैरी, 41 + 27 इज 48 एंड 68 × 16। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कहीं कहीं, तो कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते हो तुम। 16 1 टाइम्स इज 16 कैरी 132 + 33, 33 में 3 कैरी किया, 16 9 टाइम्स इज 144 + 3 इज 147, 736 तो 3 और डिजिट में मिल रहा है, 147 मतलब ये हो गया। और 16 128 128 138 142 142 142 142, 14 रह गया, 16 6 टाइम्स इज 96, 110 110, तो 11027 कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर होता है भाई। देखो कैलकुलेशन करा हमने, ऑप्शन बी आपका आंसर आया। कैलकुलेशन कैसे किया उसको एक बार रिपीट करो। 41 का टेबल पढ़ा हमने, उसके बाद 16 का टेबल पढ़ गया,
और आंसर तक पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं डायरेक्टली, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फाइनलाइज अ टास्क। ए जो है बी के अकॉर्डिंग दुगना टाइम लेता है, यानी कि मैं ऐसे अगर देखूँ तो ये दुगना टाइम लेगा, और ए जो है सी के अकॉर्डिंग 3 गुना टाइम लेगा। तो भाई ए को मिला दे, ए को मिला दे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए और बी और सी का टाइम का रेशियो मुझे मिलता है क्या, तो 6, 3 और इसको मैं करता हूँ 2। सही लिखा, हो गया, ये टाइम का रेशियो हो गया। हाँ जी, तो टाइम का रेशियो हो गया। अब टाइम का रेशियो जब पता चलता है तो इफ़िशियंसी का रेशियो आप निकाल सकते हैं। हैं जी, ये बात आपको पता होगी टाइम एंड वर्क में। तो जब टाइम पता चल रहा है तो इफ़िशियंसी को अगर हम उसका क्या करें, रेसिप्रोकल करके रख दें कि 6 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 1/6 करेगा, 1 घंटे में 1/3 करेगा, 1 घंटे में 1/2 करेगा। और इसको अगर मैं फ्रैक्शन को अगर कंप्लीट करके करूँ तो 6, 3 और 2, इसका एलसीएम 6 लेता हूँ, इसका एलसीएम 6 लेता हूँ तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। तो मुझे एफिशिएंसी मिल रहा है 1, 2, 3। बताओ समझ में आया? ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3। बताओ, मतलब 6 घंटे में एक काम करेगा तो 3 घंटे में ये करना है पूरा काम, तो 3 घंटे में मतलब 2 काम कर लेगा। मतलब एफिशिएंसी की, ये टाइम की बात हो रहा है कि ये 6 घंटे में पूरा करता है, तो 1 घंटे में एक काम करेगा तो 6 काम करेगा, राइट। मैं कह रहा टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा। इस तरीके से समझो, कह रहे कि 6 घंटे में करता है, एफिशिएंसी 1 है तो टोटल वर्क 6। ये 3 घंटे में करता है और एफिशिएंसी इसकी 2 है तो टोटल वर्क 6। ये 2 घंटे में करता है तो इसकी एफिशिएंसी 3 है तो टोटल वर्क 6। तो इस तरीके से ये निकल के आया। क्लियर? तो मेरे को एफिशिएंसी की रेशियो मिल गई, टाइम की रेशियो मिल गई, पहले ही सेंटेंस से मिल गई। तो कहता है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज, 8 दिनों में। तो टोटल वर्क निकल के आएगा यहाँ से कि जब तीनों मिलके काम करते हैं ना तो 8 दिन में काम ख़त्म करते हैं भाई। तो मैं कह रहा तीनों मिलके जब काम करेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 × 8 यानी कि टोटल वर्क हो गया 48। टोटल वर्क 48 हो गया। तो द टाइम टेकन बाई ए बी सी रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क, ए बी सी का इंडिविजुअल टाइम बताइए कितना कितना लगेगा। तो ए की एफिशिएंसी 1 है और काम है 48, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। ए की एफिशिएंसी 1 है तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए को 48 लगेगा। देखो ऑप्शन में दिख रहा है ए का 48, पहला ही ये दिख रहा है। अच्छा, बी की भी बात कर लेते हैं। बी का एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 24। और सी की बात करें तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 और 6, 16 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन वैसे दिख जा रहा है। इजी क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये पता चला कि भाई अगर टाइम का रेशियो है तो उसका रेसिप्रोकल करके, यानी कि उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1 घंटे का टाइम पता चलता है कि 1 घंटे में कितना करेगा। 6 घंटे का टाइम था ए का, बी का 3 घंटे का टाइम था, सी का 2 घंटे का टाइम था। तो 1 घंटे में कितना करता है, तो 1/6, 1/3 और 1/2, एक घंटे का एफिशिएंसी आया। तो इसी को मैंने कंप्लीट नंबर में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन को नंबर में चेंज कर दिया। और टोटल काम वो लोग 8 दिन में करते थे, तो टोटल काम कहने का मतलब था कि ये तीनों मिलके करेंगे तो 1 दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 8 दिनों में कितना करेंगे। तो टोटल वर्क पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गया। तो ऐसे इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिंप्लीफाई x² + 2x + y² बाई x³ - 5x² इफ x + y² बाई x = 5। अगर ये है तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है x + y² बाई x = 5। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, x का एलसीएम ले लूँ, x का एलसीएम अगर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² + y² और x को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 5x, यानी कि x² + y² की वैल्यू आ गई 5x।
अब इस पे आते हैं जो हमें पूछा गया है। हमें जो पूछा गया है हम उस पे आते हैं। हमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया साथ में। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, एक्स कॉमन लेके लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे आगे कैंसिल करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा, अब मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 5x, तो 5x यहाँ रख देते हैं। तो 5x, ये अगर मैं 5x को यहाँ रख देता हूँ और ये 2x है तो कितना हुआ, 7x टोटल हो गया, है जी, 7x टोटल हो गई, करेक्ट। और अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मैं अगर एक्स स्क्वायर और 5x को इधर लेके आऊं तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि y के टर्म में मुझे पूछा गया है। ऑप्शन जब देखते हो तो y के टर्म में पूछा गया है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x ऑलरेडी है, इनटू माइनस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। अब इसको कैलकुलेट अगर कर दे तो x कैंसिल, तो मेरे पास आएगा -7/y², और यही आपको पूछा गया है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 28, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। डायमीटर गिवन है, डायमीटर एक हेमिस्फीयर है, एक कटोरा है, और उसकी डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस 14 होगी, और इसकी वॉल्यूम पूछी गई है। तो वॉल्यूम अगर देखोगे हेमिस्फीयर से, स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हेमिस्फीयर है तो इसका आधा होगा, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी है, 14 है, वैल्यू को रख दीजिए, आर की वैल्यू 14 है, तो मैं लिखता हूँ 2/3 पाई मतलब 22/7, और आर का मतलब है 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 3 तो नहीं कटेगा, 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगी। तो 7 से मैं इसको काटता हूँ 2 टाइम्स, और 3 से कटेगी। अच्छा देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, मैं कह रहा 3 से काटोगे कोई भी नंबर, जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, इस बात को समझ लो कि अगर 1/3 है तो क्या आएगा, तो मेरा 0.3333 आएगा। अगर 2/3 है तो क्या आएगा, 0.666666 आएगा। 3/3 है तो 1 तो आ ही गया। हम कहते हैं 4/3 आ गया वापस से, बताइए कितना आएगा, तो बोलेंगे 1.3333। अच्छा, अगर मैं करता हूँ 5/3 आएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 1.66666। फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, 6/3 तो कट जाएगा, 7/3 करते हैं तो हम कह रहे हैं सर 2.33। तो मुझे ये बताइए, जब 3 से कोई नंबर को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में क्या बचना चाहिए, ऑप्शन को देख के बताइए। क्या मैं इसको कैलकुलेशन करूं, क्या हम इसके कैलकुलेशन करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऑप्शन 1 को टिक करेंगे आंख बंद करके, क्योंकि 0.33 आएगा, 0.66 आएगा, यही आना है, 1 आएगा और कुछ नहीं आना है। तो मैं इसको अगर करते भी है, चलो इसको करते भी हैं, मैं ये तो बात तो बता ही दिया, आप इसको करेंगे भी, चलो करके भी देख लेते हैं भाई। हम कह रहे हैं कि 14 का स्क्वायर 196, और 196 इंटू 4 करनी है, और 4 इंटू 22 भी करनी है। अच्छा, तो अगर मैं इसको 88 कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 6 टाइम्स इज़ 48 कैरी 4, और इन दोनों को जोड़ा तो 15, 8 15 टाइम्स इज़ 124 कैरी इज़ 12। अब इन दोनों को 80 और 12 92 कैरी 9, 8 और 9 17, डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा देखो, 5 बार में 15, 22 7 टाइम्स, 1 टाइम इज़ 4 टाइम्स, 28 इज़ 9 टाइम्स, देखो आया, देखो आया। अब 28 कैरी बचा 1 बचा तो 3 3 3 आना है, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा।
इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 5 है, ए बी 6 है, फाइंड 3a² प्लस बी स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। a प्लस बी 5 दिया गया है और a b 6 दिया गया है, तो वैल्यू पुट कर दे क्या? चलो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। हम कहते हैं कि चलो a की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, b की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। तो यहाँ रख तो 5 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर तो 6 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 2 इक्वेशन था, दोनों में हमने वैल्यू पुट करके चेक किया, सेटिस्फाई हो गया। अब a की वैल्यू 3 है, यहाँ रख दो, तो मैं कह रहा कि 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 13 3 टाइम्स इज 39 और ये आपका आंसर होता है 39। एक तो प्रोसेस ये हो गया भाई साहब। दूसरा प्रोसेस अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे को बताया गया है कि मुझे जो दिया गया है, मुझे पूछ रहा है कि 3a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो अब ए बी का बात कर लेते हैं, जैसे कि पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। पहले ये कहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये बात आपको पता है, सिंपल सी बात, कि a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। तो a², अब हम कह रहे हैं कि ये वाली बात को मैं इधर ले आके रख दिया हूँ और बाकी में मेरा क्या बचेगा। तो मैं कहता हूँ बाकी में मेरा बचेगा क्या, तो ये जो पोर्शन है इधर आके ऐड होगा, तो मैं करूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो, इसको भी 3 गुना कर दो। तो मुझे बता कि a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 5, 5 का स्क्वायर 25, ए बी की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 2 12 है ना, यही थी ना। 5 का स्क्वायर किया 25, माइनस होगा ना तो प्लस होगा, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने गलत लिख दिया यार, यहाँ पे प्लस 2ab होगा, माइनस लिख दिया है। अच्छा, ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर आके, ये आके माइनस होगा, ठीक है। और ये 3 गुना होगा, तो मैं कह रहा 12 माइनस करोगे तो 13 आएगी, 13 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 39, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला है इसी को लिखा गया है कैसे, a² प्लस बी स्क्वायर, और इसको इधर ले आके रख दिया गया है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का 3 गुना किया गया है तो इसी का 3 गुना कर देना है, ऐसे हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, O is a point on BC such that OB is equal to OC, BO is equal to CO and OD is a perpendicular to AB and O is perpendicular to AC। अच्छा, ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो पहले एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, समझो इस चीज़ को। अब हम यहाँ पे नाम देना शुरू कर देते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब कह रहा है AB जो है AC के बराबर है, AB जो है AC के बराबर है, तो मैं ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर कहता है कि O इज़ अ पॉइंट ऑन BC, O एक पॉइंट है BC पे। चलो इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ, यहाँ पे एक O पॉइंट है लेट से, और ये BC के ऊपर है, सच दैट OB इज इक्वल टू OC। मतलब कह रहा है कि OB एंड OC बराबर है, ये दोनों बराबर है। अच्छा, मतलब ये मिडिल पॉइंट है, समझ लो। अब मिडिल पॉइंट है, और OD इज अ परपेंडिकुलर ऑन AB। अच्छा, ये अगर मिडिल पॉइंट है, सिंपल सी बात मुझे बताइए कि अगर ये मिडिल पॉइंट है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करूँ, सॉरी, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करूँ इस पे, तो क्या ये 90 डिग्री में करेगा, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। समझो मेरी बात को, ये रेड लाइन है, इसको थोड़ा थिक कर सकते हैं क्या? हाँ चलो, थिकनेस भी बढ़ा ही देते हैं थोड़ा सा,
हाँ बढ़ गया। तो ये जो हाइट ड्रॉ किया मैंने ओ ए, तो ये तो मिडिल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर होता है ना कि यहाँ पे ये 90 डिग्री क्रिएट करेगा, क्योंकि ये दोनों साइड भी बराबरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, सारे पॉइंट को इंक्लूड करो। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये लेंथ बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर ही होगी, और ये एंगल जब बराबर होगी, और कह रहा है कि एक पॉइंट ओ था यहाँ पे, ये मिडिल पॉइंट है, दोनों ओ बी और ओ सी बराबर है, तो यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी 90 डिग्री, सिंपल सी पॉइंट। ठीक है, अब आगे कहता है कि OD इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी के ऊपर एक OD परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलो कर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है, एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया, इसकी भी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको हम ब्लू कलर का कर दिए। तो ये कह रहा है कि OD, ये D पॉइंट है, इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। OE इज़ परपेंडिकुलर टू AC, OE एक और लाइन ड्रॉ करनी है मुझे यहाँ से, और AC के ऊपर परपेंडिकुलर करनी है इसको, तो इसका भी थिकनेस थोड़ा बढ़ा लिया मैंने। फाइन, सारी चीज़ें समझ में आई, OE इसका नाम है OE, एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ओके। तो ये बात पता है, तो इसको मैं अभी साफ कर लेता हूँ। अब कहता है कि एंगल BOD इज 60, BOD ये 60 डिग्री गिवन है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो मुझे बता कि ये कितना होगा, सिंपल सा बात बता, 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस दोनों साइड बराबर थी भाई, AB और AE तो बराबर ही था ना, हैं जी, AB और AC दोनों बराबर था, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, सिंपल सी बात, बिल्कुल सही बात। अब अगर बात करता है कि मुझे बताना है फाइंड द मेजर ऑफ AOE, मुझे ये एंगल बतानी है, मुझे ये एंगल बतानी है कि ये एंगल कितनी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम लेके कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको ऐसी चीज़ें समझ में आए तो एक बार में समझ में आ जाए। मुझे ये एंगल बताओ कितनी होगी, सिंपल सी बात बताओ कि कितनी होगी। अच्छा, मैं पॉइंट इंक्लूड करूं, कर रहा हूं। मैं ये कह रहा कि अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल BOD की बात करते हैं, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा, तो मैं कहता कि अगर ये 60 डिग्री 90 डिग्री है तो 60 + 90 हो गया 150, तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी तरीके की बात यहाँ पे करूँ कि ये तो 90 डिग्री था, इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये 30 है, तो ये कितना, ये 60। तो वैसे ही जब मुझे ये पता चल रहा है, तो क्या मुझे ये नहीं पता चलेगा, क्या मुझे ये नहीं पता चलेगा, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर 60 90 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 90 30, और ये वैल्यू वैसे ही 90 डिग्री है, जैसे इधर कर रहा था वैसे इधर कर दिया हमने, तो ये ऐसे है, तो ये 90 टोटल 90 है, तो ये 60 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, डायरेक्टली आप बोलेंगे कि सर 60 डिग्री आ रहा है। सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा डायग्राम अगर दिखे तो आप दोबारा फंसे ना, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया, समझ क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल अ पर्सन टू ऑब्टेन 50 kg मोर फॉर ₹450। इनेबल अ 20% प्राइस बढ़ गई तो 50 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है 450 रुपये में। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। 20% प्राइस बढ़ गई, 20% मतलब 1/5, यानी कि पहले प्राइस 5 रुपये की थी तो अब प्राइस बढ़ के 6 रुपये की हो गई।
हाँ जी, पहले प्राइस अगर 5 रुपये की थी तो अब प्राइस रिडक्शन हुई है, सॉरी रिडक्शन हुई है, नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज़ हुआ है। तो हम कहते हैं प्राइस की अगर हम बात करें तो पहले प्राइस अगर 5 थी तो उसमें 1 का रिडक्शन हुआ है तो 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। तो प्राइस का अगर मेरे को पता चल रहा है कि प्राइस का रेशियो ये है, प्राइस का रेशियो ये है, तो आप क्वांटिटी की रेशियो भी तो निकाल सकते हैं ना। अगर प्राइस की रेशियो ये है तो क्वांटिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर डायरेक्टली रिवर्स हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी कि पहले 4 यूनिट मिलती थी तो अब 5 यूनिट मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि प्राइस रिडक्शन होने की वजह से 50 किलो ज़्यादा मिल रहा है, प्राइस घटने से 50 किलो ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइस पहले घट गई, तो प्राइस घट गई तो पहले 4 यूनिट मिलती थी, अब 5 यूनिट मिल रही है। तो यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, और ये 1 यूनिट कितना किलो के बराबर हो गया, 50 किलो के बराबर हो गया, 50 किलो ज़्यादा मिल रहा था। तो मेरे को पहले कितना मिल रहा था, तो 1 यूनिट इज़ 50, तो 4 यूनिट इज़ 54 टाइम्स 200 kg मिल रही थी। डायरेक्ट आप ये बोल सकते हैं। तो 200 किलो अगर पहले मिल रहा था और 450 का सामान मैं ले रहा था, तो मेरे को बताइए कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। 450 रुपये का सामान था, 200 किलो मिल रहा था, तो ओरिजिनल कितनी थी। तो मैं कह रहा कि इसको कैंसिल कर दीजिए ना, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 4, यानी कि 9/4, 1/4 का 9 टाइम्स, या फिर आप ऐसे करें 2.25। ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 2.25 थी, 5 का मतलब 2.25 थी, रिडक्शन हो गया तो 4 हो गया। अभी कितना मिल रहा है, तो अभी मैं बोलूँगा कि 250 किलो मिल रहा है, और 450 रुपये के हिसाब से, मतलब ऐसे करेंगे 250 किलो मिल रहा है तो 450 रुपये में 250 किलो मिल रहा है, तो अभी प्राइस कितनी हो जाएगी, दिस इज़ 5, दिस इज़ 9, यानी कि 1.8। अब जो प्राइस होगी 1.8 हो जाएगी। यानी कि मुझे पिछली प्राइस पूछी गई थी, ओरिजिनल प्राइस पूछी गई थी, तो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी 2.25। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गई, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। सरफेस एरिया, एक क्यूब है, अब क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है। हाँ जी, क्यूब यहाँ पे बनेगी नहीं ना, 3D डायग्राम कैसे बनेगी जी, नहीं बनेगी। चलो हम क्यूब ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे क्यूब है, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बता रहा है कि 864 है, तो ये कैसा होता है कि एक साइड को, अगर एक साइड को देखा जाए तो अगर साइड बराबर होती है तो इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, और साइड कितने होते हैं, तो 6 बार ही होते हैं। तो यही तो दिया गया है कि 864 है, यही तो दिया गया है 864। एक फ्रंट साइड को अगर देखो तो उसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, और ये फ्रंट साइड को देखा मैंने। वैसे अगर साइड कितने सारे हैं तो हम कह रहे 4 और 2 6, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। दिस इज़ द सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया। तो बताओ साइड कितने हैं, साइड निकालने हैं मुझे यहाँ से, तो 6 से कटेगी क्या ये, 1 टाइम 26 इज 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो एस स्क्वायर इज़ 144, एस इज इक्वल टू 12, यानी कि इसकी साइड आ गई 12। तो मुझे पूछ रहा है वॉल्यूम बताइए, तो मेरे को वॉल्यूम बतानी है तो 12 का साइड का क्यूब ही तो करना है। 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे, वो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन था, क्यूब के ऊपर पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द क्लास, एक क्लासरूम में, इन क्लास ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट गेट 2 टॉफ़ी, सेकेंड हैज़ 4 टॉफ़ी, थर्ड हैज़ 6 टॉफ़ी एंड सो ऑन। If the number of student in the class is 25, then the total number of toffee are divided by। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी जो है किससे डिवाइड होगा, ये पूछा गया है। आपको टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी नहीं पूछी गई है, आपको पूछी गई है कि जो टॉफ़ी टोटल बटेगी 25 स्टूडेंट में, वो किससे किससे डिवाइड होगी। अच्छा, तो स्टूडेंट में कैसे टॉफ़ी दी जा रही है, तो कह रहा पहला स्टूडेंट को 2 टॉफ़ी दिया गया, दूसरे स्टूडेंट को 4 टॉफ़ी दिया गया, तीसरे को 6 दिया गया, फिर 8 दिया जाएगा, ऐसे करके 25 स्टूडेंट को
है ना। 25 स्टूडेंट को कितने टॉफ़ी मिलेंगे, तो मेरा 25वां स्टूडेंट को कितना मिलेगा, लास्ट वाले को। पहले को डबल मिला, दूसरे को भी डबल मिला, तीसरे को डबल मिला, चौथे को भी डबल मिला, तो 25वें वाले को भी डबल मिलेगा, यानी कि आखिरी टॉफ़ी जो आखिरी स्टूडेंट को जो मिलेगा वो उसको 50 टॉफ़ी मिलेगा। इस तरीके से टॉफ़ी बटी। तो मुझे बताइए कि टोटल टॉफ़ी कितने हैं, है ना, टोटल टॉफ़ी कितने हैं। तो आपको अगर इसको ऐड करनी है तो इसको ऐड करनी है तो क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब हमें अगर ये ऐड करना है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 50 तक ऐड करनी है, तो इसका फॉर्म क्या होता है कि टोटल स्टूडेंट तो 25 हैं, है ना, हाँ हाँ 52 टोटल, इसको ऐड करनी है तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, ठीक है। और फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दैट इज़ 52 और n + 1 डिवाइडेड बाई 2। नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n है, उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी कितना बटेगा ये पता चल जाएगा। हाँ जी, आप अगर देखिए तो आपको दिख रहा है कि आपको सम ऑफ इवन नंबर्स दिख रहा है। सम ऑफ इवन नंबर कहता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म। यस यस बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। मैं कह रहा कि फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 50, तो टोटल हो गया 52। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 25 डिवाइडेड बाई 2, कितना टॉफ़ी बट रहा है तो ये देखो, तो ये देखेंगे तो हमें ये दिख रहा 52, 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 52 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 26। कितने टॉफ़ी बट गए, तो 26 × 25 इज 650 टॉपीज़ बढ़ गए। हमें बताना है कि टोटल कितने टॉफ़ी बटे, तो मैंने देखा कि 625 टॉफीज़ बढ़ गए, है ना, है ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और n डिवाइडेड बाई 2 कितने स्टूडेंट है वो। चलो अब इसको मेरे को पता चल गया कि टोटल कितने स्टूडेंट कितने टॉफ़ी बट रहे हैं, तो 650 टॉफ़ी बट रहे हैं। अब बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी आर डिविजिबल बाई, किससे किससे डिवाइड होगा, तो 5 से तो हो रहा है, 7 से नहीं होगा, 5 से हो रहा है, 13 से भी हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है 11 से नहीं होगा, 13 से भी हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन खारिज करते हैं, हम सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है 5 एंड 13, हम इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को डील कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि a laptop is sold for ₹65,520 after a discount of 25%। एक लैपटॉप है जो 65,000 यानी कि सोल्ड हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन है 65,520 और डिस्काउंट दिया गया था 25% का MRP पे। तो मुझे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस, यानी कि मुझे ये पूछा गया। अच्छा मुझे बताइए कि 25% का जो डिस्काउंट हम देंगे वो किस पे देंगे, इसी पे तो देंगे, इस पे 25% का डिस्काउंट देंगे, तो ये वैल्यू जो होगी वो कितने परसेंट की होगी, वो 75% की होगी। यानी कि 75 का वैल्यू पता है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो भाई लिख दो 65520 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, बस यही करनी है आपने। तो आपको क्या करना है, मैं कह रहा कि एक बार इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं तो दिस इज़ लाइक 2 टाइम्स 1 टाइम्स 25 इज़ 8 टाइम्स 12 इज़ 40। 21,000 4 बार करेंगे तो 84,000 आएगा। 32,000 3200 84 87 तो 3 ऑप्शन दिख ही रहे हैं मेरे को। 120 आएंगे, 40 × 4 60 आएंगे, यानी कि ये जा सकते हैं हम विदाउट मल्टीप्लिकेशन, हम इससे जा सकते हैं, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट की बात करें तो 40 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आता है। मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 कैरी 1, 33 कैरी 3, 4 3 7 एंड 8 8 7 360, ऑप्शन 2 हमारा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया। कह रहा है कि व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन
double will be exactly divisible by this one, 15, 18, 25 and 32. कह रहा है what will be the least number which when double, उसका अगर डबल करेंगे will be exactly divisible by this one. तो मैं कह रहा कि 15, 18, 25 और 32 से डिविजिबल होना चाहिए. तो पहले तो एक काम करो कि ऐसा नंबर पता करो जो इन सब से डिविजिबल हो, तो इसका एलसीएम निकाल लो. पहले तो एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसको लिख लेते हैं 32. 32 में क्या आ रहा है, तो हम कह रहे हैं 8 इंटू 4 आ रहा है, 8 इंटू 4 आ रहा है. अच्छा, 25 का मतलब होता है 5, तो 5 तो इसमें नहीं आ रहा, तो 25 को भी लिख ही लेते हैं. 18 में क्या आ रहा है देखो, तो 18 में आ रहा है 9 इंटू 2. 9 इंटू 2, तो 2 तो यहाँ दिख रहा है, 32 में 2 आ रहा है लेकिन 9 नहीं आएगा, तो 9 को लिख लेते हैं. और इसको क्या लिखे, तो 5 इंटू क्या लिख दे, 3. तो 5 इंटू 3 में 5 तो दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है. बस यही इसकी एलसीएम हो गई, यही इसकी एलसीएम हो गई. मतलब देखो कि कौन सा नंबर, जैसे कि सबसे बड़ी जो नंबर थी मैंने वो लिख लिया पहले 32. उसके बाद मैंने देखा कि इसका ब्रेक होता है तो 5 आता है, तो 5 तो 32 में आता ही नहीं है, तो दोनों को लिख लिया. 25 को भी लिख लिया मैंने. इसको जब देखा तो ये देखा 9 इंटू 2, तो 2 तो यहाँ दिख ही रहा है ना, 9 नहीं दिख रहा, 9 को लिख लिया मैंने. और इसको जब देखा तो 5 और 3 दिख रहा है, तो 5 यहाँ दिख रहा है और 3 यहाँ दिख रहा है. तो ये हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया इनका एलसीएम. करेक्ट. तो आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करनी है, इसको मल्टीप्लाई करनी है. तो मैं कहता हूँ कि ये हो जाएगा 800, क्योंकि हमें पता है कि 25 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 होता है, लेकिन ये तो 4 का 8 गुना है ना, 8 गुना है तो 800 हो जाएगा. 800 इंटू 9 करते हैं तो 7200 हो जाएगा. तो मुझे बोल रहा है कि विच विल बी द लीस्ट नंबर विच वैन डबल विल बी, उसका डबल मतलब इसका आधा बताइए कितना होगा, 36. अब इसका जब डबल करूँगा, इसका जब डबल करूँगा तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा. तो वही पूछ रहा है कि विच विल बी द लिस्ट नंबर विच वैन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन. तो ऑप्शन 1 विल बी आर आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन 1 विल बी आर आंसर. करेक्ट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है. कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 5y प्लस -1 आवर्स, मतलब ये टाइम है, दिस इज द टाइम, इज 125y³ -1 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस. द स्पीड, अच्छा स्पीड पूछा है, तो बताइए कि भाई स्पीड कैसे निकालते हो. आप लिखोगे डिस्टेंस बाय टाइम, तो लिख ही देते हैं. डिस्टेंस है 125y³. अच्छा 125 किसी का क्यूब है क्या? यस सर, 5y³ है. दिस इज 5y³ -1. डिस्टेंस हो गई ये, तो ये डिस्टेंस हो गई. डिवाइडेड बाय टाइम की बात करें तो 5y -1 है. ओके, तो ये इक्वेशन मिला. हमें स्पीड निकालनी है. स्पीड देखो इस तरीके से आपके ऑप्शन में दिया गया है. तो क्या करेंगे आप इसमें, तो मुझे पहले जो लाइन दिख रही है ना, पहला जो लाइन दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है a³ -b³. a का मतलब 5y, b का मतलब 1. अब a³ -b³ को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर a -b मिलेगा, उसके बाद मिलेगा a² प्लस ab प्लस b², ये मिलेगा. इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो मैं कह रहा कि चलो इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो, तो मुझे मिल रहा है a -b यानी कि 5y -1, उसके बाद a² यानी कि 25y² प्लस ab यानी कि 5y सिंपल प्लस 5y, 1 है b का वैल्यू, और b की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5y -1. बताओ कट गया, क्या बचा? ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मैं ऑप्शन 4 के साथ चला जाऊँ. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को भी डील कर लिए.
क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, कहता है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 6, 8। द ट्रायंगल इज एन, कौन सी ट्रायंगल बनेगी ये बताइए। ठीक है, तो साइड ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो गिवन है, तो इसका लोएस्ट रेशियो भी निकाला जा सकता है। मैं अगर इसको काटूं और भी 2 से, तो ये आ जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। ओके ओके। अब कहता है कि कौन सी ट्रायंगल है, आपको पता नहीं है कि ट्रायंगल कौन सी है। तो ट्रायंगल के बारे में आपको पता है कि मैं अगर रेशियो का स्क्वायर करके, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेशियो का स्क्वायर कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। दिस इज़ 4, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 16। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी मिली? 16। मतलब मैं अगर ट्रायंगल की रफ बातें करूँ कि ये एक ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ी साइड जो मिली वो ये होगी, राइट। बाकी 4 और 9 होगी। स्क्वायर करके देखा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो राइट एंगल होता। नहीं है राइट एंगल, क्योंकि ये 13 हो रहा है, ये 16 हो रहा है, तो राइट एंगल तो नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये दोनों का स्क्वायर जैसे 13 आया है और ये छोटा है, तो ये जो छोटा है यानी कि सबसे बड़ी साइड ये हो गई और दोनों साइड छोटी है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज। अगर हम कहते कि दोनों का स्क्वायर अगर बड़ी होती 16 से, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक एंगल बड़ी मिली, बाकी 2 एंगल छोटी मिल गई मुझे, है ना। तो ये जो एंगल होगा ये 90 से ज़्यादा होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों का स्क्वायर अगर बड़ा होता, अगर ये और ये बड़ा होता, मैं कह रहा कि हाँ, ये अगर ये बड़ा होता और ये छोटा होता, ये छोटा साइड है यानी कि 16, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता। तो मैं ये रूल है। आपको रूल को अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो आपको याद आएगा, जब ज्योमेट्री आप पढ़ो तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की बात करते हैं। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर हाइपोटेन्यूज का बराबर हो गया तो आपका ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कहते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर ये छोटा हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर बड़ा हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो आप देखो तो यहाँ पे मुझे ये छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको टिक कर दूँ तो ऑप्शन 2 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम चले जाएंगे। तो ये छोटी सी बात थी ये क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चलो जल्दी करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है ना। कह रहा था टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में, हाँ ओके। इफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट P इज 900 देन व्हाट % ऑफ मार्क्स आर ऑब्टेन बाय A इन सब्जेक्ट P। अगर P का टोटल मार्क्स 900 है तो बताइए A ने कितना % स्कोर किया है। यार बहुत ख़राब स्कोर किया है, 150 स्कोर किया 900 में। तो ये 0 0 कट ऑफ, 15 1 टाइम, ये 6 टाइम्स 1/6 मतलब होता है 16 होल 2/3, 16.66। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 2 हो गया डायरेक्ट आंसर। हमें पूछा है कि स्टूडेंट ए ने P में कितना % स्कोर किया है। P का पेपर है 900 का, P का पेपर है 900 का, तो कितना % स्कोर किया है। सिंपल सा सवाल था, हमने निकाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर कहता है कि इफ़ ABC और ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट B है, तो मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लिया। चलो ठीक है, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। AB is 7, AC and BC, AC minus BC, अगर ये x है तो ये x - 1 है, एक कम है ना, दोनों का डिफरेंस 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C निकालनी है। तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये हो गया, हाइपोटेन्यूज यानी x की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो ये आपको बताना, राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों का बीच, तो ऐसा कोई ट्रिपलेट है क्या? आप सोचो, ऐसा कोई ट्रिपलेट है, साथ के साथ कोई ट्रिपलेट है?
तो आप बोलोगे ये सर 7 के साथ 24 है 25 है, अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा। 7 के साथ ट्रिपलेट होता है ये। अब इसको चेक कर लो तुम, जो मैं कह रहा हूँ उसको चेक भी कर लो। 7 का स्क्वायर मतलब 49, इसका स्क्वायर मतलब 576 और इसका स्क्वायर मतलब 625। क्या होगा, अभी ये बातें कर रहा था मैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली, अगर मान लीजिए कि ये ट्रिपलेट नहीं होता, सपोज दैट कि अगर ये ट्रिपलेट नहीं होता, तो आप क्या करते, आप करते सर एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम 7 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, नॉट एक्स माइनस वन का स्क्वायर करते और इस तरीके से आप वैल्यू निकालते और पुट करते। तो मुझे साइन सी की वैल्यू पूछा गया, बताओ ये अगर 7 है तो ये 24 और हाइपोटेन्यूस कितना, सॉरी 25 लिख रहा हूँ 24 बोल के, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो आप बताओ मुझे साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगा 7/25, 7/25 इज़ योर आंसर। ठीक है, अगर ये नंबर ट्रिपलेट नहीं होती तो मैं इस तरीके से जाता, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम ऐसे यूज़ होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि इन 400 मीटर रेस, 400 मीटर की रेस है, ए रन एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ए की स्पीड दी गई है 16 मीटर पर सेकेंड। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 10 सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड। 400 मीटर का रेस है, ए ने बी को, ये रेस है, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट ये ए खड़ा है, यहाँ पे बी कहाँ खड़ा है पता है, बोल रहा है कि 15 मीटर का एक स्टार्ट देता है उसको। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर, मतलब ए अगर यहाँ खड़ा है तो बी 15 मीटर आगे खड़ा है, 15 मीटर आगे बी खड़ा है, और 400 मीटर का रेस है। ये जो रेस है ये 400 मीटर का है, ऐसा है। फिर भी क्या होता है, स्टिल बीट्स हिम बाय 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से फिर भी ए जो है 10 सेकेंड से बी को हरा देता है, 10 सेकेंड पहले पहुंच जाता है इस पॉइंट पे बी के अकॉर्डिंग। तो मुझे बी की स्पीड बतानी है। अच्छा, कितने मीटर का रेस है, 400 मीटर का रेस है, ये बात क्लियर है। तो मैं कह रहा 400 मीटर का रेस है, ए का अगर स्पीड दिया गया है तो ए का टाइम निकल सकता है क्या, बिल्कुल। डिस्टेंस है 400 मीटर का, स्पीड है 16, तो ए का टाइम कितना आएगा, तो इसको कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम्स एंड 5, यानी कि 25 सेकेंड में ये तो कवर कर लेगा। ए जो है ना वो 25 सेकेंड में कवर कर लेगा। ए जो है वो 25 सेकेंड लेगा टोटल। अगर वो 25 सेकेंड लेता है तो उसको 10 सेकेंड से हराता है, ठीक है, 10 सेकेंड से हराता है। 10 सेकेंड से हराता है, कहने का मतलब है कि उसे 35 सेकेंड लगता है, 35 सेकेंड ज़्यादा 10 सेकेंड ज़्यादा लगता है। बात समझ आई कि क्या हुआ, सिंपल सी बात। अभी ये 15 मीटर आगे वाली बात नहीं कह रहा मैंने, अभी 15 मीटर आगे खड़ा है, ये बात अभी इंक्लूड नहीं किया मैंने ये देखा कि अगर ए 10 सेकेंड से हराता है और ए जो है 25 सेकेंड में रेस को पूरा करता है, तो बी ऑब्वियस सी बात है कि 35 सेकेंड में रेस को पूरा करेगा। अच्छा, तो बी इस रेस को यहाँ से दौड़ना शुरू किया था वो, अब यहाँ से दौड़ना शुरू किया था, इसमें 35 सेकेंड लग जा रहा है उसको। तो मुझे बता ये डिस्टेंस है कितना, तो कि उसको 15 मीटर का तो मैंने स्टार्ट दिया था, वो 15 मीटर आगे खड़ा था भाई, 400 मीटर का रेस था, 15 मीटर आगे खड़ा था। इसका मतलब वो बी की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस वो कितना कवर किया, तो 400 में 15 मीटर मैं माइनस करूं तो डायरेक्टली आप कहेंगे कि सर 385 मीटर का मैंने उसको रेस दिया था, 385 मीटर का। और 385 में टाइम कितना ले लिया उसने, टाइम ले लिया 35 सेकेंड का, टाइम ले लिया 35 सेकेंड का। 10 मिनट से फिर भी हरा देता है ना। तो ए की स्पीड पता थी तो ए का तो टाइम पता चला 25 सेकेंड। सॉरी, ए 25 सेकंड में जब दौड़ जाता है और 10 सेकंड से हराता है तो इसको 35 सेकंड लगता है, और 35 सेकंड में ये 385 मीटर ही दौड़ पाता है। तो इसकी स्पीड ही तो बतानी है, 385/35,
35 का 10 टाइम्स होता है 350, उसमें 35 एक्स्ट्रा है तो 11 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बताइए, समझ आया? हमारा आंसर हो गया 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल इजी था, बस थोड़ा सा आपको समझना है। हाँ, वो ऑन द स्पॉट क्या होता है कि माइंड हमारा थोड़ा सा स्पीड सोचने की कोशिश करता है और कई बार ऐसा होता है कि हम ये हो जाते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि डायग्राम बना के उस समय डिकोड करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। 21 कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5√5 साइन 90 माइनस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब मैं अगर देखूँ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √5 कॉस थीटा है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, कॉस थीटा को अगर मैं इधर लेके जाऊँ, कॉस थीटा को मैं अगर इधर लेके जाऊँ तो मैं इसको देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। मैं वैसे स्टेप्स को गायब कर सकता हूँ बट मैं लिख रहा हूँ पूरा स्टेप्स। मैं लिख रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू √5 कॉस थीटा तो था ही, इसको इधर लेके आया तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब इसमें से मैं अगर कॉस थीटा को कॉमन निकाल दूँ तो हो जाएगा √5 - 1। ठीक है, √5 - 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो मैं अगर कॉस को नीचे ले आऊँ तो मेरे को पता चला कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो हो रहा है √5 - 1। अब साइन बाई कॉस का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? साइन बाई कॉस का मतलब होता है टेन, लेकिन मुझे पूछा है कॉट थीटा, मुझे पूछा है कॉट। तो मैं अगर कॉट थीटा निकालूँ मतलब टेन, इसको अगर देखोगे तो ये टेन लिख सकते हो डायरेक्टली। इसको अगर देखोगे तो इसको तो टेन लिखा जा सकता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू √5 - 1। लेकिन मुझे चाहिए कॉट, तो कॉट कैसे आएगा? तो मैं कह रहा कि 1/10 करनी पड़ेगी। तो 1/10 करेंगे तब कॉट आएगा, इसको 1/10 करेंगे तब कॉट आएगा। करेक्ट, तो 1/10 करेंगे मतलब इसको नीचे करना पड़ेगा, ये ऐसे आएगा और 1/10 का मतलब कॉट होगा, तो इसको फिर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। यानी कि मैं पूरी बात को लिखूँ तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√5 - 1 और इसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेक्ट, तो आप बताएं कि इसकी वैल्यू अब क्या होने वाली है? तो मैं कह रहूँगा √5 + 1 तो आएगा ही आएगा। √5 + 1 तो दिख ही रहा है, एक तो ये माइनस वाला कट गया, ये कट गया। अब ये बताइए तो 5 × 5 a + b a - b, तो a² मतलब 5 - 1 दैट इज़ 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे आप, ऑप्शन 2 के साथ। सिंपल सा इक्वेशन था, कोई ये नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आपको ये वैल्यू दिख रही है क्या? 20 है, ये 20 है। मैं अगर लिखूँ तो ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है। इस तरीके से पढ़ते क्या है? स्टडी द गिवन ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन लाख टन बाय ABC। ABC ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी सी है। ये 2015 का डाटा है, 2016 का डाटा है, 17, 18, 19, 20 का डाटा है, तो ईयर वाइज डाटा है। तो कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2016 एंड 19, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2016 एंड 19। तो ए का 2016 में यहाँ पे दिख रहा है 40 और 19 में दिख रहा है 60, तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 100। इज टुगेदर व्हाट % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 17 एंड 18? 17 एंड 18 और सी कौन है? तो सी ये है, सी ये है, तो ये हो जाता है कितना? 60 एंड 60। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए इन 16-19 दैट इज 100 इज व्हाट % ऑफ सी इन 17-18।
तो ये होता है कितना 5/6। 5/6 मुझे पता है कि 1/6 जो होती है वो 16.66 होती है या 16/2/3 होती है। इसका 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 83 1/3। 5 गुना करेंगे ना तो 83 1/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। 22 इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। फाइन, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कहता था टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग एट 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज। नंबर ऑफ वर्कर है 5 डिफरेंट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन ऑल फैक्ट्रीज। सबको ऐड कर दो यार, 80 एंड 150, 180 180 180 180 180 एंड 20 यानी कि 205 210 220। ऑप्शन डी। बस यही बताना था, जोड़ के बताना था टोटल कि टोटल कितना है, आपको बस ऐड करना था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ए बी सी डी शेयर अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 93,100। ए बी इज 1:2, बी सी इज 3:4 एंड सी डी इज 5:6। देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। ओके, फाइंड द शेयर ऑफ सी, यानी कि ए बी गिवन है, फिर मुझे क्या गिवन है, फिर मुझे बी सी गिवन है, फिर मुझे सी डी गिवन है। इस तरीके से ए बी सी डी निकालनी है आपको। तो इसको मैं अगर रेशियो वाली बातों को लिख लूँ, 1:2 गिवन है, बी सी गिवन है 3:4 और सी डी गिवन है 5:6 और मुझे A:B:C निकालनी है, ABCD निकालनी है। तो आपको पता होगा ये रेशियो में तो स्टार्टिंग में ही आप ये पढ़ते हैं। ए की बात करें तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए का वैल्यू हो गया 15। बी की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 3 30। सी की बात करें तो 2 × 4 × 5 दैट इज़ 8, 5 टाइम्स इज 40। और इसकी बात करें डी की तो ये हो जाएगा 8 48। इस तरीके से चारों रेशियो पता चल गई। और मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 40 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितनी है तो हम कहते हैं टोटल हो गया 80 एंड 30 110 110 प्लस 120 120 120 133। सही किया क्या एडिशन मैंने? एक बार चेक कर लो एडिशन को, एडिशन चेक कर लो। मैं कह रहा ये 45 मतलब 3 बार 40 तो 120 120 130 133। और कितने की प्रॉपर्टी थी तो 93100 की। अच्छा ये बता कि इसका 7 टाइम्स कितना होता है, 13 का 7 टाइम्स कितना होता है? तो 13 का 7 टाइम्स होता है 910 लिख लिया, और इसका 7 टाइम्स 21 लिख लिया, तो 931 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है भाई। 7 × 4 28 एंड 000 28,000 सी का शेयर आ गया। सिंपल सा सवाल था वैसे तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। ओके, कह रहा है कि cosec A माइनस cot A इज इक्वल टू 1/4। cosec A माइनस cot A इज इक्वल टू 1/4। ओके, आप अगर देखो, मैं अगर ऐसे कहूँ कि आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ, वैसे आपको पता क्या है ये देख लिया आपने। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि cosec स्क्वायर ए है तो ए लिख रहा हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये होता है, बिल्कुल होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप इसको लिखेंगे cosec ए माइनस व्हाट, कॉट ए, और यहाँ लिखेंगे cosec ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 1/4। और 1/4 को इधर ले आके रख दूँ तो मुझे cosec A प्लस cot A की वैल्यू क्या मिलेगी? cosec A प्लस cot A की वैल्यू क्या मिलेगी? तो हम करेंगे 4। तो मुझको 2 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और मुझे tan A की वैल्यू चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को लिखा मैंने cosec A प्लस cot A इज इक्वल टू 4, और इसको भी लिख लेते हैं कि cosec A माइनस cot
ए इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करिए, तो मैं कहता कि चलो माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो मेरे पास आता क्या है रिजल्ट, 2 cot A इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 कितना आएगा बताओ, यानी कि 16 माइनस 1 15/4 आएगा। सही लिखा मैंने? अरे भाई 4 माइनस 1/4 तो 16 माइनस 1 15/4, यही तो लिखा। अच्छा कोट ए की वैल्यू बात करें तो कोट ए की वैल्यू बात करें तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोट ए दिख रहा है आपको 15/8। तो tan ए की वैल्यू बताइए कि क्या आएगी, तो 8/15, यही तो पूछा था आपसे, ऑप्शन ए तो आप बोलेंगे। हैं जी? तो इस तरीके से ये 25 नंबर क्वेश्चन था। इस तरीके से पूरे के पूरे सेट हमने डिस्कस कर लिए, है ना। तो इस सेट में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन अच्छे थे। आपको प्रैक्टिस करनी क्या है कि सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू एक बार करना है, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन ज़रूर कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथ्स की चीज़ें आपको मिलने वाली है धीरे धीरे। आप बिगनर है तो बिगनर के लिए ये चैनल है, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ यूट्यूब पे, राइट। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग, फिर हम लोग और भी बातें करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड कीप डूइंग। थैंक यू, बाय।